इंडिया में जर्नलिज्म में इस तरह की फैक्ट चेकिंग शायद ही कोई करता हो। जिस मीटिंग में एलिगेशंस थी कि मोदी ने कहा था अपने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप कुछ ना करें, कार में शीशा इतना सब खुला हुआ है, उस कार में नीचे से एंट्री वुंड कैसे हो सकता है, उसका कोई भी फोरेंसिक जवाब आज तक नहीं मिला है। जज लोया की फैमिली ने हमें टेलीविजन पे फिर बयान दिया कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, नागपुर जाते हैं उनकी डेथ हो जाती है, 48-49 ईयर के थे वो। 100 करोड़ का ऑफर था जज लोया को, और उन्होंने नाम भी लिया है कि किस जज ने वो ऑफर दिया, ये सब कैमरा पे है। जब उन्होंने जीप पे किसी बंदे को बांधा था, मुझे याद है, मैं देख के इट वाज लाइक यू आर डीह्यूमनाइजिंग अ पर्सन, ऐसे किसी को बांध के। हमने अमर चित्रकथा को जब सच्चाई मान ली है तो हम आजकल सच्चाई को अमर चित्रकथा जैसा काफ़ी समय से, मतलब आई थिंक ओवर अ डेकेड यू बीन एट कैरावान नाउ। मुझे पूछना था कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म में फ्रीडम क्या आप इंजॉय करते हैं, और वो फ्रीडम को इंजॉय करते करते आप कौन से चैलेंजेस से रोज़ जूझते हैं? जैसे आपने एक क्वेश्चन फ्रेम किया, उसमें ही एक बड़ी विचित्र और दिलचस्प बात है कि आपने टर्म इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म यूज़ किया। मेरे हिसाब से बाय डेफिनेशन जर्नलिज्म इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। हमें अगर ये डिस्क्रिप्टर यूज़ करना पड़ रहा है, हमें कहना पड़ रहा है कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का क्या दायरा है, तो इसका मतलब ऑलरेडी जर्नलिज्म में बहुत बड़ा क्राइसिस है कि जो जर्नलिज्म का काम था वो नहीं हो रहा है। और वो इस देश में उसके कारण बहुत हैं। कुछ तो शुरू से ही चलते आ रहे हैं कि आज़ादी के बाद से हमने एक जर्नलिज्म या मीडिया को अच्छे से कंसीव नहीं किया था, और मैं कुछ हद तक जर्नलिज्म और मीडिया, दो लफ्ज़ हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, उसको मैं सेपरेट करना चाहता हूँ। क्योंकि आप डॉक्टर हो गया और हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, इन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मीडिया वो एक सुपर स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जर्नलिज्म लोगों तक कम्युनिकेट होती है, जिसकी फंडिंग आती है, पर जर्नलिज्म जर्नलिस्ट करते हैं जैसे मेडिसिन डॉक्टर्स करते हैं। और हम जब ये दोनों चीज़ें इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं तो ये क्राइसिस भूल जाते हैं। तो एक तो क्राइसिस मीडिया की थी कि हमने किस तरह की मीडिया होनी चाहिए उसके बारे कभी ज़्यादा सोचा नहीं था कि इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, इसके दायरे क्या होने चाहिए, इसका पब्लिक इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, एक पब्लिक फंडेड मीडिया होएगी कि नहीं होएगी। तो ज़्यादातर हमारी जो मीडिया थी शुरू से ही एक, जिसको कहते हैं झूठ प्रेस, या मजाक में कहते हैं झूठ प्रेस, क्योंकि झूठ बैरन्स जो कलकत्ता के थे, मारवाड़ी ओनर्स थे, प्री इंडिपेंडेंस से इनकी मीडिया ओनरशिप थी। वही मीडिया ओनरशिप इंडिपेंडेंस के बाद चलती आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी वही एग्जाम्पल है, इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस भी वही एग्जाम्पल है। कुछ हद तक हिंदुस्तान टाइम्स की भी ओनरशिप घूम फिर के वहीं आ गई है। तो जो बड़े बड़े अखबार हैं सारे के सारे ये प्री इंडिपेंडेंट पूंजीपति झूठ प्रेस के साथ एसोसिएटेड थे। तो कैपिटलिज्म और मीडिया, प्राइवेट मीडिया की एसोसिएशन बहुत पुरानी है। तो इसके कारण दिक्कत तो रहती थी कि इंडिया सेमी लिबरलाइज्ड इकोनॉमी था, कभी अब जाके सेमी लिबरलाइज्ड हुआ, नहीं तो गवर्नमेंट कंट्रोल था। आपने अपनी कैपिटलिज्म चलानी है तो सरकार की क्लोजनेस रहनी चाहिए, तो मीडिया की एक सरकार के साथ हमेशा क्लोजनेस थी। लिबरलाइजेशन के बाद ये चीज़ और बढ़ी है, घटी नहीं है। इन सब सेंस जो नए लिबरलाइजेशन के बाद आए हैं, जैसे अंबानीज आए हैं या इंडिया टुडे आए हैं, ये भी मीडिया की ओनरशिप आई उसी क्लास से है, एक बनिया ट्रेडिंग क्लास से रिलेटेड। और ये ट्रेडिंग क्लास बाय नेचर हिंदुत्व के बहुत करीब रही थी। गोरखपुर प्रेस, गीता प्रेस, इसकी फंडिंग भी मारवाड़ियों की, कलकत्ता के मारवाड़ियों से आई थी। तो जब मोदी 2014 में पावर में आते हैं, ओनर्स के लिए एक पुराना फ़ायदा कि हमें सरकार के करीब होना चाहिए क्योंकि हमारी बाकी बिजनेसेस पे इम्पैक्ट आता है, और दूसरा कि ये तो आदमी हमारी आइडियोलॉजी भी रिफ्लेक्ट करता है। तो एक तो कंपल्शन है और एक डिज़ायर है कि हम मोदी को चाहते भी हैं, और एक हमारी इकोनॉमिक कंपल्शन, ये दोनों साथ में आ जाती हैं। और मोदी इसको गुजरात में 2002 से अब तक समझते थे, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे भी कमज़ोरियां तो थी मीडिया की और वो यूज़ होती थी, पर एक ऑर्गेनाइज सेंट्रलाइज मैनर में जिस तरह मोदी ने किया वो नहीं होती थी। तो उसके कारण हम जब 2014 के बाद का दायरा देखते हैं, उसमें जर्नलिज्म की सीमाएं घेर के मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर निकल के छोटी छोटी जगहों पे रह गई हैं। तो मेन चैलेंज तो यही आ रहा है कि पावर ने मीडिया पे कंट्रोल करके जर्नलिज्म का दायरा छोटा कर दिया है। पर जैसे आपने कहा इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म और मीडिया में अंतर है, तो अगर वो अंतर को आप थोड़ा और समझाएं कि मीडिया में और जर्नलिज्म में क्या अंतर है? वही एनालॉजी मैं आगे ले जाना चाहता हूँ कि डॉक्टर
प्रैक्टिस कई तरह की कर सकता है। प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकता है, अपनी क्लिनिक चला सकता है। किस हद तक वो काम पब्लिक इंटरेस्ट और अपनी कमाने की जो सीमाएं हैं या डिज़ायर हैं उनको बैलेंस करता है, वो एक चैलेंज जर्नलिज्म के लिए। उतना पैसा नहीं है जितना मेडिसिन में है जर्नलिज्म में, बट आप अगर एक बड़े हॉस्पिटल प्राइवेट चेन के साथ काम करें तो चेन आपसे क्या चाहती है डॉक्टर से कि आप कितने पेशेंट्स लेके आ सकते हैं, कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं, उसका परसेंटेज आपको देते हैं। तनख्वाह भी नहीं देते हैं बड़े हॉस्पिटल में। कुछ हद तक मीडिया, बड़ी मीडिया भी यही चाहती है जर्नलिस्ट से कि आप आईबॉल्स कितने जनरेट कर सकते हैं, कितने लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसमें कम से कम मेडिसिन में आपकी मेडिसिन की क्वालिटी लोगों पे असर आता है, वो आपके पास आएंगे नहीं आप अगर बुरी मेडिसिन दे रहे हैं। जर्नलिज्म में तो बात उल्टी हो जाती है कि आप लोगों को किसी भी तरह से अट्रैक्ट करें। आप जैसे बोल रहे थे कि अभी बैठे हम लोग बात कर रहे थे कि शो हो रहा है कि ये एयर क्रैश क्यों हुआ था, क्योंकि पिछले जन्म में कोई एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि इन लोगों ने जंगल जला दिया था। अब ये वाहियात चीज़ आप एयर पे बोल रहे हैं तो ये तभी बोल सकते हैं क्योंकि जिस मीडिया के लिए आप काम करते हैं वो तो चाहते हैं कि भाई अगर ये देख के लोग देखने को आ जाते हैं, अगर हमारा शो फॉलो करते हैं तो आप ये भी बोलिए। तो उसमें जर्नलिज्म क्या होती है, उसके दायरे कंट्रोल क्या होते हैं, उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, उसका रिगर क्या होता है, जर्नलिज्म कैसी होनी चाहिए, उसके बाद तो बात हट जाती है। मेन स्ट्रीम आपके न्यूज़पेपर्स में भी कुछ हद तक, पूरा नहीं हुआ है, कई जर्नलिस्ट अभी थोड़ा बहुत काम करते हैं। आप कई एरियाज़ में जहाँ पे आपको डायरेक्टली पावर को नहीं चैलेंज करना है, सरकार को दुखी नहीं करना है, आप थोड़ी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कुछ म्यूनिसिपल रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कुछ स्टेट्स में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बट ओवरऑल जो जर्नलिज्म का रियल बुनियादी तौर पे फाउंडेशन वो है कि आप जो भी पावर एक्सरसाइज करता है उस पे क्या सवाल उठा सकते हैं, उस पे क्या स्क्रूटनी रख सकते हैं, ये सबसे ज़रूरी काम है जर्नलिज्म का। सरकार अच्छे काम कर रही है तो सरकार के पास दूरदर्शन है, सरकार के पास सेवरल पीआर एजेंसीज हैं, प्रेस रिलीजेस हैं, पर सरकार जब गलत काम करती है तो उसको एग्जामिन करना तो सिर्फ जर्नलिज्म ही कर सकता है। या सरकार कोई भी काम करती है वो काम ठीक है या गलत है, वो एग्जामिनेशन सिर्फ जर्नलिज्म से हो सकती है। आप अपना डेमोक्रेसी का ढांचा देख लीजिए, एक लोकसभा सीट में 10 लाख से ज़्यादा वोटर हैं। जो आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, आपका वोट जीत गया, उसके बाद आपकी पर्सनल तौर पे उससे कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। आप उससे कभी सवाल नहीं पूछ सकते हैं, आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। इस डेमोक्रेसी के इस साइज में सिर्फ जर्नलिज्म ये सवाल पूछ सकती है। और अगर आप जर्नलिज्म का दायरा काटते जा रहे हैं तो इसका मतलब आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अनअकाउंटेबल होते जा रहे हैं। डेमोक्रेसी की बेसिक फंक्शनिंग ही टूट रही है और ये एक सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है जर्नलिज्म के हट जाने से। तो अब आप मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म से भी हट के ये जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस पे आ जाएं, तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस जिनके ऊपर फंडिंग की प्रेशर नहीं है, सरकार डायरेक्टली कोई प्रेशर नहीं डाल सकती है, जिनके ओनर्स इंडिपेंडेंट हैं या जिनकी फंडिंग डायरेक्टली पब्लिक से आ रही है, वो ही काम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इन्हीं कुछ गिने चुने ऑर्गेनाइजेशन से आज जर्नलिज्म हो रही है जिसका कोई पब्लिक इम्पैक्ट होता है। आप अगर देखें कि अडानी पे कहानियाँ कहाँ से आ रही हैं, यहीं से आ रही हैं, जबकि ये एक इतना बड़ा भारी इशू है पब्लिक इंटरेस्ट में कि मेन स्ट्रीम मीडिया अगर कोई स्टोरी करना चाहे, अगर आप अब अडानी को अवॉइड करके काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हालात ये हो गए हैं कि आप जितने छोटे हैं उतने ही इंडिपेंडेंट हैं। आपका साइज बढ़ता है तो आपकी इंडिपेंडेंस, क्योंकि सरकार फाइनेंशियल प्रेशर्स आप पे डालने लगती है। तो इस दायरे में आज जर्नलिज्म हो रही है बेसिकली, फाइनेंशियल और कंट्रोल के दायरे में। पर जैसे आप एक स्टोरी पिक करते हैं, उसके मैट्रिक्स क्या होते हैं, क्यों आप वो स्टोरी पिक करते हैं, और मतलब कौन सी वो स्टोरीज रही है जब से आप कैरावान में काम कर रहे हैं कि जिसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहे हो बट इट्स स्टिल के पब्लिक इंटरेस्ट में है तो आप लोग ने डाली है ये स्टोरीज बाहर? स्टोरी चुनने का जर्नलिज्म में कारण तो एक ही होना चाहिए, पर
जो हम कहते हैं मार्केट फोर्सेस ऑपरेट होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मेरा अपना विश्वास है कि अगर हम पब्लिक इम्पोर्टेंस में काम कर रहे हैं, हमें जो सबसे पब्लिकली इम्पोर्टेंट इश्यूज लगते हैं, अगर हम उनको पकड़ें और उनको रिपोर्ट करें और उनको अच्छे से रिपोर्ट करें, ये नहीं कि हमने जाके कुछ कह दिया है, हमारे रिपोर्टर 3-4 महीने एक स्टोरी पे लगाते हैं, उसके बाद स्टोरी एडिट होती है, 1 और महीने का प्रोसेस है, फैक्ट चेकिंग होती है अलग से, कोई और इंडिया में जर्नलिज्म में इस तरह की फैक्ट चेकिंग शायद ही कोई करता होए, उसकी प्रूफिंग होती है, रीड होती है, अगर लीगल रीड की ज़रूरत है एक लॉयर पढ़ता है, उसके बाद स्टोरी हम सामने लोगों के डालते हैं। तो एक कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट है। हम ये नहीं देखते कि ये स्टोरी का पब्लिक अपील क्या है, हम पब्लिक इम्पोर्टेंस के दायरे पे चलते हैं। और मेरे को लगता है जर्नलिज्म अच्छे से तभी हो सकती है जब आप ये पब्लिक अपील की सोच छोड़ के पब्लिक इम्पोर्टेंस की सोच रखें। ये ज़रूर है कि अब हम 5 स्टोरी करते हैं तो ये देखते हैं कवर पे कौन सी जाएगी, उसमें कुछ हद तक ये देखते हैं इम्पोर्टेंस कौन सी है, इसकी पब्लिक रीच कितनी है, बट पब्लिक रीच के बेसिस पे हम अपनी स्टोरीज नहीं चूज़ करते हैं बेसिकली। हमने हर तरह की चीज़ें एग्जामिन की हैं। परहैप्स सबसे ज़्यादा पब्लिकली जो स्टोरी जानी गई थी वो डेथ ऑफ जस्टिस लोया पे हमने एक जो सीरीज़ की थी, और वो स्टोरी का बैकग्राउंड क्या था कि सोहराबुद्दीन केस जो गुजरात में हुआ था, उसमें जहाँ तक एनकाउंटर किलिंग की बात आती है, क्योंकि सोहराबुद्दीन एक कड़ी है, शायद लोग भूल गए हैं कि गुजरात के 2002 दंगों में एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग की जिक्र आती है, जिस मीटिंग में एलिगेशंस थी कि मोदी ने कहा था अपने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप कुछ ना करें, जो हो रहा है होने दें। और इस मीटिंग के बारे कई जगह जिक्र हुआ है। और जो 2002 के बाद जो इंडिपेंडेंस इंक्वायरी हुई हैं उनमें ये बात उठी है, खास करके जो उस टाइम पे सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे हिरन पांड्या, उन्होंने एक कमीशन में इसके बारे सपोजिटली एविडेंस दिया है। और जब इस एविडेंस पे ऑन द रिकॉर्ड कोई रिकॉर्डिंग होनी थी, उसके पहले हिरन पांड्या का मर्डर होता। और उस मर्डर पे सवाल आज तक खड़े हुए हैं। कोर्ट्स ने कई जजमेंट दी हैं, मेरे हिसाब से कोई भी जजमेंट सेटिस्फैक्ट्री नहीं। उस जगह की जो एविडेंस है वो कोर्ट जजमेंट एड्रेस नहीं करती है। आप एक कार में पाए गए हैं मरे हुए, एंट्री वुंड नीचे से है, और कहा गया है कि आप वहीं पे मारे गए हैं, कार में शीशा इतना सब खुला हुआ है, उस कार में नीचे से एंट्री वुंड कैसे हो सकता है, उसका कोई भी फोरेंसिक जवाब आज तक नहीं मिला है। वो जो कड़ी है उस मर्डर की, उसके सस्पेक्ट्स की, वो घूम फिर के सोहराबुद्दीन से कनेक्ट होती है। और जब सोहराबुद्दीन का जो ट्रायल होता है उसमें एक जो मेन वो आज हमारे होम मिनिस्टर हैं, 10 साल से होम मिनिस्टर रहे अमित शाह, और इसकी जो ट्रायल चलती है वो ट्रायल गुजरात से हट के बॉम्बे में होती है, स्पेशल कोर्ट में होती है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि ये जज बिना चेंज के हियरिंग करेगा। तो एक जज जब जजमेंट के पहले उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है, ये ट्रांसफ़र होनी नहीं चाहिए थे। उसके बाद जज लोया उस जगह पे आते हैं। जज लोया की फैमिली ने हमें टेलीविज़न पे फिर बयान दिया कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर था कि वो पॉजिटिव वर्डिक्ट, पॉजिटिव का इस केस में इम्प्लीकेशन क्लियर है, पॉजिटिव अक्यूज्ड के फेवर में जो हुए बेसिकली। नागपुर जाते हैं उनकी डेथ हो जाती है, 48-49 ईयर के थे वो, और उसको हार्ट अटैक दिखाया जाता है। तो हम इसको लेके जब सवाल उठाने लगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई जो एक नेचुरल डेथ के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाती हैं, और ये हमने सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स में इसे कवर किया है, नागपुर से लेके दिल्ली तक। फैमिली क्या सोचती है, फैमिली ऑन रिकॉर्ड कहती है कि 100 करोड़ का ऑफर था जज लोया को, और उन्होंने नाम भी लिया है कि किस जज ने वो ऑफर दिया, ये सब कैमरा पे है। तो इस पीरियड पे फाइनली जाके
जज लोया के डेथ के बाद एक और जज अपॉइंट होते हैं, वो कुछ चंद दिनों में हज़ारों पेजेस की टेस्टिमनी पढ़ के एक पॉजिटिव जजमेंट देते हैं। और फैमिली का ये भी टेलीविज़न पे रिकॉर्ड है कि डर था कि भाई अगर ये जजमेंट आएगी तो उस दिन शोर होएगा, बहुत शोर होएगा। तो उनको कहा जाता है, एटलीस्ट सुनने को ये मिला था कि आप फिक्र ना करें, और जिस दिन वो जजमेंट आती है उसी दिन MS धोनी अपना क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं। उस दिन मेन खबर जो चलती है वो धोनी के रिटायरमेंट की खबर चलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ये पता होएगा, बट क्रिकेट बोर्ड में लोगों को पता होएगा डेट्स का क्या कनेक्शन है, ये मैं नहीं कह सकता, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन के बाहर है, पर ये दोनों चीज़ें एक दिन होती हैं। अब ये पूरी कड़ी को रिपोर्ट करना, इंडिविजुअल टेस्टिमनीज जाना, क्रॉस चेक करना, हॉस्पिटल्स में जाके रिकॉर्ड्स एग्जामिन करने, पोस्टमार्टम की कॉपीज़ निकालनी, पोस्टमार्टम में जो आदमी वहाँ पे मौजूद थे उनसे बात करनी पहले उनको ढूंढ के, ये हमारे यंग रिपोर्टर्स 2-3 खास कर निकिता सक्सेना, अतुल, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है नागपुर में जाके। और नागपुर में ये चीज़ें जाके रिपोर्ट करना आसान नहीं है, एक डर का माहौल रहता है। अमित शाह का नाम पीछे मंडरा रहा है इस पूरी रिपोर्टिंग, और ये सरकार तब मोदी सरकार ही पावर में थी जब ये सब हुआ है। तो और इसका इम्पैक्ट भी इवेंचुअली जाके होता है। फाइनली आई थिंक इंडिया की, इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में पहली बारी 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो चीफ जस्टिस की प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ केसेस पे सवाल उठाते हैं, और ख़ास करके वो लोया वाला केस मेंशन करते हैं खास तौर पे। ये अलग बात है कि उसके बाद कड़ी ऐसी थी कि इस केस को कोर्ट में टेकअप किया जाता है, उसमें कैरवान को पार्टी नहीं बनाया जाता किसी भी तरह से, तो हमारी जो एविडेंस है वो सामने पेश नहीं होती है, केस सेटल हो जाता है, कह देते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है और आगे मामला खुल नहीं सकता है, तो बात वहाँ पे रुक जाती है। पर जितने सवाल जो हमने उठाए थे, जितनी जो एलिगेशंस हैं, ये सारी की सारी अभी भी पब्लिक डोमेन में है और इनके कोई जवाब अभी तक सामने आए नहीं हैं। तो जो सवाल हमने उठाए थे, जो एविडेंस हमने पेश की थी, वो आज भी एक नेशनल चैलेंज है कि ये सब होते हुए एक जज की डेथ हो सकती है और हम उसे बेरी कर सकते हैं विदाउट पब्लिक एग्जामिनेशन। तो एक ये स्टोरी थी, बट उसको छोड़ के हमने एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पे रहें, रिपोर्टिंग की तौर पे रहें, इन्वेस्टिगेशन पे कोल स्कैम से लेके अडानी से लेके हमने बार बार वो स्टोरीज़ की हैं, हमने बाकी मीडिया पे भी स्टोरी की हैं। क्या कहते हैं, रिलायंस का क्या होल्ड है मीडिया पे, आप कोई भी मेजर ग्रुप ले लीजिए, हम लोग जहाँ जहाँ पे SR से लेके बिरला पे कोई भी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स है, तुषार मेहता से लेके दोवल से लेके, हमने सब पे प्रोफाइल्स किए हैं जहाँ पे हमने सवाल उठाए हैं, उनके अपने वर्जन्स पे, उनके अपने कंडक्ट पे। गुरुमूर्ति का ले लीजिए, तो हमारे दायरे में कोई भी पब्लिक फिगर एग्जामिनेशन के बाहर नहीं है। हमने ये नहीं कि कांग्रेस के बारे नहीं लिखा है, हमने कांग्रेस की, राहुल की जो यात्रा थी उस पर भी सवाल उठाए हैं, 84 कि जो वायलेंस हुआ है उस पे भी रिपोर्टिंग की है, उसमें कांग्रेस का क्या रोल था, राजीव गांधी का क्या डायरेक्ट। हमारा तो ये कहना है कि 84 के दंगों में राजीव और ख़ास करके राजीव का कज़न जो होम मिनिस्टर अरुण नेहरू एक्ट कर रहा था, उनके डायरेक्ट ऑर्डर से ये सब हुआ है, उसके बिना ये दंगे शहर में ये नहीं हो सकते थे। और अगर 84 में जो हुआ है उसके बाद एक्शन होता तो शायद 2002 या मोदी हमें आज देखने को नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, डिटेल में करते हैं और आगे करते रहेंगे। इस बारी की जो इशू है वो बड़ी इंटरेस्टिंग इशू है, वो पूरी RSS की इंटरनल स्ट्रक्चर पे बात करती है। हमारे ऑफिस से जुड़ता हुआ एक ही ऑफिस दिखता है मेरे खिड़की से, वो RSS का न्यू हेडक्वार्टर है जो कि 13 मंजिली 3 टावर की बिल्डिंग है वो। और हमारा ये सवाल है कि RSS ऑन पेपर एग्जिस्ट नहीं करती है, वो संस्था कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ तक कि नागपुर में किसी ने, पुणे में शायद, नागपुर नहीं, वो हमारे स्टोरी में है, उसने जाके एक रजिस्टर्ड बॉडी खोलने की कोशिश की है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम पे।
उसको किसी ना किसी बहाने से वो परमिशन नहीं दी जा रही है, पर कोई कारण है नहीं, क्योंकि कोई ऐसी रजिस्टर्ड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है अपने। तो इन लॉ ऑन पेपर आरएसएस कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती है। पर बैंक अकाउंट और ये सब, तो वही सवाल है कि आप इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, हमने उससे एग्जामिन किया है। बिल्डिंग कैसे बनती है कि आप छोटी छोटी सोसाइटीज क्रिएट करती हैं, सोसाइटीज बिल्डिंग बनाती है, फंडिंग कलेक्ट करती है, उसका डायरेक्ट आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो लीगल एंटिटी हैं, उनका दायरा इतना ही है कि हमने इस बिल्डिंग के लिए ये पैसा कलेक्ट किया है। आरएसएस का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप जिस तरह से इस बिल्डिंग से अपने आप को डिस्टेंस करके उसे अपना हेडक्वार्टर कह सकते हैं, उसी तरह आप गोडसे से अपने आप को डिस्टेंस कर सकते हैं। पर सबको मालूम है कि गोडसे किसके लिए काम कर रहा था, आपका ही आदमी था, उसी ने असैसिनेशन की थी। आपकी आइडियोलॉजी और आपकी सोच ने ही गोडसे को प्रोपेल किया था वो करने के लिए। आपने ही धमकी दी थी, गोलवालकर ने तो सवाल उठाए थे गांधी की जिंदा रहने पे। तो जब ये चीज़ें होती हैं, ये एक तरीका है आरएसएस का ऑपरेट करने का। हमने वो तरीका एग्जामिन किया है इस बिल्डिंग के को लेके कि इस बिल्डिंग को कैसे बनाया गया है। ये एक सबूत है कि आरएसएस नेशनल लेवल पे कैसे ऑपरेट करती है। छोटी छोटी बॉडीज, उनके अपने अकाउंट्स हैं, वो रजिस्टर्ड हैं, उनका आरएसएस से एसोसिएशन है क्योंकि आरएसएस वाले लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। पर इस सब में कहीं पे भी किसी आरएसएस नाम की चीज़ का कोई नाम कहीं पे नहीं आता है। और ये स्टोरी मतलब इंटरेस्टिंग है कि आपके ऑफिस के इतने करीब है। बहुत करीब है। वहाँ पे ये ऑफिस एक्चुअली जिस ग्रुप से कैरवान बिलोंग करती है, दिल्ली प्रेस, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। 1940 या 45 से ले एक फैमिली ओन्ड कंपनी है और ये फैमिली जर्नलिज्म से ही जुड़ी हुई है। हिंदी में भी कई मैगजीन्स, गृह शोभा, सारस सलील, ये सब निकलती रही हैं इस इम्प्रिंट से। उसी से 2008-9 में कैरवान शुरू हुई थी और फैमिली के सपोर्ट से ही कैरवान चली है। तो बिना इस तरह के सपोर्ट के, जहाँ पे पहली बार ये, क्योंकि मैं जर्नलिज्म 1995 से 30 साल से कर रहा हूँ और पिछले 10 साल से मैं कैरवान में हूँ, 10-12 साल हो रहे हैं। और एक भी बारी मेरे को यही नहीं बोला गया है कि ये स्टोरी आपको नहीं करनी है या इस स्टोरी के बारे नहीं सोचना है। ये मेरे साथ कभी पहले जर्नलिज्म में हुआ नहीं है। मैं 2 बारी नौकरी छोड़ चुका हूँ, केस लड़ चुका हूँ, जबकि स्टोरी करने के ऊपर या कोई पाबंदी होती है या रोकने की कोशिश होती है। और 2008-9 से लेके जब तक हम पे वॉल और सब्सक्रिप्शन मॉडल 2019 में जाके नहीं खोलते हैं, ऑलमोस्ट एंटायर फंडिंग कैरवान की फैमिली या बाकी मैगजीन से जो प्रॉफिट आता है उसके थ्रू हुई है। अब जाके इतना चेंज आया है कि हमारा सब्सक्रिप्शन बेस बढ़ा है कि हम ब्रेक इवन के पास आ गए। अभी भी ब्रेक इवन नहीं हुआ है, बट काफ़ी हद तक एक जर्नलिज्म का एक जो रिस्पॉन्स है कि लोग मैगजीन पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, टू द पॉइंट कि हम सोचते हैं अगर और लोग देख के सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं जर्नलिज्म का क्या फ़ायदा है कि 1-2 सालों में मैगज़ीन अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, जहाँ पे हमें एडवर्टाइजमेंट के हम खिलाफ नहीं है, पर एडवर्टाइजमेंट जो हमको किसी तरह का प्रेशर डाले, हम वो नहीं चाहते हैं। तो सिर्फ अगर हम सब्सक्राइब और रीडरशिप के बेसिस पे टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएं तो दैट्स आइडियल। और ये मैगजीन जर्नलिज्म में आज इट वायलेट्स ग्लोबल ट्रेंड्स। किसी भी मैगजीन अपने सिर्फ सब्सक्रिप्शन बेस पे इतने स्ट्रांगली ग्रो नहीं कर पाई है। तो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो एक तरह का प्रूफ है कि आप अगर अच्छी जर्नलिज्म करें और थोड़ी ईमानदारी से करें तो लोग रिस्पॉन्ड भी करते हैं। पर जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है जर्नलिज्म में, और वो इंस्टीट्यूशंस अब एग्जिस्ट ऑलमोस्ट 1% भी नहीं करते। क्यों आपको लगता है कि बिना इंस्टीट्यूशन एक लिमिट पे आ जाती है जर्नलिज्म, उसके आगे नहीं बढ़ पाते आप? जर्नलिज्म का एक पॉपुलर परसेप्शन में एक मिथ क्रिएट की गई और वो नेचुरल है। मैंने आपको शुरू में डॉक्टर्स की भी एनालॉजी ली है कि डॉक्टर्स भी इंडिविजुअल डॉक्टर्स के बड़े बड़े नाम हो जाते हैं। आपने बॉब वुडवर्ड और बर्नस्टीन के नाम सुने हुए हैं। इंडिया में भी कई स्टोरीज, इंडिविजुअल एंकर्स, सब एनडीटीवी के एंकर्स के नाम जानते हैं। आज रवीश का नाम जानते हैं, कोई ध्रुव राठी का नाम जानता है। वो जर्नलिज्म के थोड़े दायरे से हट के हैं, उनका अपना काम है, वो अलग बात है। इस सब में
इंडिविजुअल्स के थ्रू कुछ नहीं पॉसिबल है। वो डॉक्टर कितना भी बड़ा होए, बिना ऑपरेशन थिएटर के, एक ऑपरेशन सपोर्ट टीम के, नर्सेस के, एनेस्थेटिस्ट टॉप क्वालिटी के, वो ऑपरेशन ढंग का नहीं कर सकता है और उनके बारे हम भूल जाते हैं। जर्नलिज्म में भी जब हम अवार्ड्स देते हैं, एक रिपोर्टर को देते हैं, भूल जाते हैं कि उसके पीछे क्या क्या है। एडिटर्स हैं, इंस्टीट्यूशन एक है जो स्टोरी में बिलीव करता है, स्टोरी को छापने के लिए तैयार है। कॉन्सिक्वेंसेस तो स्टोरी के इंस्टीट्यूशन पे आते हैं, इंडिविजुअल पे तो आते ही हुए। जो फंडिंग है उस स्टोरी को करने की, वो भी एक इंस्टीट्यूशन से आती है। उस स्टोरी में इंडिविजुअल्स तो गलतियां कर सकते हैं कि वो स्टोरी में गलतियां ना हो, सब कुछ क्रॉस चेक हो, सब कुछ होए, वो एक इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस है। और बार बार ऐसी स्टोरीज करना जिसका पब्लिक पे इम्पैक्ट हो, वो एक आदमी का कभी भी काम नहीं हो सकता है। तो एक आदमी ओपिनियन दे सकता है, एक सामने फ्रंट हो सकता है, अवार्ड्स के लिए आ सकता है, पर जर्नलिज्म इन द एंड एक इंस्टीट्यूशनल काम है और इंडिविजुअल्स के सहारे वो कभी नहीं जी सकता। अच्छे इंडिविजुअल्स की ज़रूरत है, बट बिना इंस्टीट्यूशंस के कोई जर्नलिज्म सर्वाइव नहीं करती है। और आज ये खास करके इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें न होए ना होए, पब्लिक को होए ना होए, बीजेपी को और खास करके मोदी सरकार को बहुत क्लियर कि आपको जो करना है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ को डिमिनिश करना है। इंडिविजुअल से डील करना तो बड़ा आसान काम है, कभी भी आप इंडिविजुअल के साथ कुछ भी कर सकते हैं, पर अगर इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होते हैं तो वो दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो आपको अगर जेएनयू एग्जिस्ट करता है तो जेएनयू को अंडरमाइन करना है। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक प्रॉब्लम है तो आपको इलेक्शन कमीशन अंडरमाइन करना है। आपको इवेंचुअली लगता है इंडिपेंडेंट मीडिया प्रॉब्लम है तो आपको अंडरमाइन करना है। अंडरमाइन का ये मतलब नहीं है हम सोचते हैं कि पकड़ के जेल में डाल दें या कहीं पे एक केस हो गया, कहीं पे एक स्टोरी को टेक डाउन कर दिया, कहीं पे आपने ग्रोथ या स्प्रेड रिस्ट्रिक्ट कर दी। जहाँ तक जर्नलिज्म और मीडिया को लेके मोदी सरकार की मंशा है वो ये है कि आम वोटर को ये चीज़ें नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर एक दायरे में सीमित हैं तो ठीक है, चलने दीजिए। हम भी कह सकते हैं इंडिया में इंडिपेंडेंट मीडिया है, पर अगर रिलायंस के चैनल्स ऐसी स्टोरीज चलाने लगे तो वो हम नहीं होने देंगे, या मेन स्ट्रीम टेलीविजन ये स्टोरीज चलाने दे, ये नहीं होने देंगे। तो हम चाहेंगे कि न्यूज़ एजेंसी जो नाम में प्राइवेट है जैसे ANI है, उसके संबंध सरकार के साथ इतने घने हैं कि कई इवेंट्स पे सिर्फ ANI को ही कवरेज का चांस मिलता है। उसकी फीड जाती है हर चैनल को, हर चैनल उसकी फीड सोचता है। अपना आम नागरिक बैठे सोचता है कि हमें तो भाई 200 चैनल से अलग अलग खबर आ रही है, पर वो सारी खबर तो चल रही है ANI के फीड पे, तो खबर तो आपको एक ही आ रही है और खबर वही आ रही है जो सरकार आपको देना चाहती है और दिखाना चाहती है। तो ये जो दायरा है ये कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। इसके बाहर इंडिपेंडेंट मीडिया एग्जिस्ट कर सकता है और करना चाहिए। ये तो कुछ गलती हमारी एज अ कंट्री या एज सिटीजन्स की गलती है कि और इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है, पर इस इंडिपेंडेंट मीडिया की जो आउटपुट है, इसकी जो जर्नलिज्म है, वो लोगों तक पहुंचने का एक जरिया भी बहुत ज़रूरी है। लोया की स्टोरी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों थी? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का छोटा दायरा फांद करके वो आम लोगों के दिमाग तक पहुंच गई थी। वो चाहते हैं ये बार बार ना हुए, तो इनका मेन कंट्रोल वहाँ से एक्सरसाइज होता है। जस्टिस लोया की स्टोरी में वो था कि एक इम्पैक्ट था, लोग बात कर रहे थे, एंड फिर काफ़ी चीज़ें सामने आई कि ही वाज नॉट सपोज्ड टू गो टू द वेडिंग एंड वैसे सब, मतलब many things that were not still are suspicious। तो अभी भी वो सॉल्व नहीं हुई है। और मैंने उसकी जिक्र इस केस में इसीलिए की कि अब देखिए इम्पोर्टेंस, हर एक आदमी अडानी वाली स्टोरी के बारे में तो बहुत कुछ जानना चाहता है, पब्लिक का एक परसेप्शन है, पर आपने एक सरकार ने अब एक काउंटर स्पिन का नैरेटिव सीख लिया है कि भाई ये अमीर आदमी तो इंडिया में जॉब्स क्रिएट करते हैं। वो अब जॉब्स गिनना शुरू करिए, कितने जॉब्स क्रिएट करते हैं। ये मजाक वाली बात है, पर आप सोशल मीडिया में जाएंगे कि आप तो वेल्थ के अगेंस्ट हैं। अरे भाई, वेल्थ कमाने के कई तरीके हैं। हम
जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये तरीका जिसमें सरकार आपकी मदद करके सरकार भी रईस होती जा रही है, लगता तो यही है, क्योंकि बीजेपी के पास जो इलेक्टोरल फंडिंग है कहीं से तो आ रही है। जो आज 9:1 एवरी ऑपोजिशन पार्टी को आप आउटस्पेंड कर रही हो, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आपने इलेक्टोरल फंडिंग में तो, हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में तो देख लिया था क्या परसेंटेज है, पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो 5 या 10% ऑफ टोटल स्पेंडिंग का भी आधार नहीं है। और हम हर इलेक्शन में देखते हैं कि बीजेपी कितना खर्चती है और ऑपोजिशन क्या खर्चती है। ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी हमें क्यों नहीं मिलती है? ये सब स्टोरीज हैं। इस पे ये स्टोरीज में इंटरेस्ट इसलिए हट जाता है कि बार बार जो टेलीविजन स्टूडियोज बैठ के बात कर रही हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, मुसलमान ये कर रहे हैं, वो बैठ के ये सवाल उठाने को तैयार नहीं है कि अडानी क्या कर रहा है या कोई और क्या कर रहा है। अडानी को मैंने एक एग्जांपल दिया क्योंकि बहुत बड़ा एग्जांपल है मोदी और अडानी के क्लोजनेस का। तो ये बार बार जो पब्लिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी एग्जामिनेशन होनी चाहिए, वो पब्लिक माइंड में इंगेज इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे सरकार का कंट्रोल है। अब इसमें इंडिपेंडेंट मीडिया की लिमिटेशंस और सीमाएं इतनी हैं कि हम स्टोरीज तो कर सकते हैं, पर हम चाहे एक वीडियो बनाएं, चाहे एक मैगजीन बनाएं, हमारी रीच एक लिमिटेड है और सरकार वो रीच का ही फ़ायदा उठाती है कि जब तक ये कहानियाँ सब तक नहीं पहुँचती हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं है। और उनको प्रॉब्लम यही इकोसिस्टम पे है, उन्हें डर लगने लगा है कि डिजिटल जो मीडिया है उसका पोटेंशियल फॉर इंक्रीज ज़्यादा है। तो आप अगर देखेंगे कि सरकार ने इसको कैसे टैकल किया है कि एक नए डिजिटल फ्रेमवर्क के लॉज बना दिए जिसमें सरकार गूगल को भी कह सकती है, फेसबुक को भी कह सकती है, ट्विटर को भी कह सकती है कि मटेरियल हटा दिया जाए। हाल में वायर के साथ हुआ था कि जब ये, अब इसके लिए मेरे पास कोई क्लियर लफ्ज़ नहीं है, सपोजिटली भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था जो मिसाइल्स के एक्सचेंज से हुआ था। अब किसने कितने मिसाइल भेजे हैं हमें पता नहीं, क्योंकि स्पिन दोनों तरफ से इतनी हो रही है कि सच्चाई पता करना ही मुश्किल हो गया। मुश्किल है, हाँ। पर CNN ने रिपोर्ट कर दिया था बाहर से कि इंडिया के प्लेन्स पहले दिन रफाइल कुछ गिरे। सरकार को इस बात से बहुत बड़ी परेशानी है। ये नहीं कह रहे कि सच्चाई है या नहीं है, उस पर वो स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। बाद में CDS ने शायद कंसीड कर दिया है कि कुछ प्लेन्स गिरे थे। तो वही स्टोरी वायर ने चला दी थी यहाँ पे इंडिया में CNN को कोट करते हुए। वायर को बिना नोटिस के, नए डिजिटल लॉज तो ये कहते हैं कि आपको नोटिस देना पड़ेगा। वायर के लोग एक दिन उठे और उन्हें पता चला कि उनकी वेबसाइट गायब हो गई है, आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। बाद में जब उन्होंने सरकार से बात की तो सरकार ने कहा भाई हमें परेशानी सिर्फ एक स्टोरी से है, अब हम उस स्टोरी को नहीं ब्लॉक कर सकते, तो हमने सारी आपकी वेबसाइट हटा दी। तो कई घंटों तक वायर की वेबसाइट नहीं अवेलेबल थी। वो फिर स्टोरी हटा के जब वेबसाइट रन की है तो वो वेबसाइट, अब ये स्टोरी आज तक CNN में अवेलेबल है। हमने स्टोरी की कि कश्मीर में किस तरह के टॉर्चर और किलिंग आर्मी के हाथों पे हुई है, इस युद्ध के पहले और युद्ध के बाद तक भी चलती रही है। उस टॉर्चर में 2 और 3 गांव से लोगों को उठा के टॉर्चर करके मारा गया। उनको, उनकी लाशें ट्रकों पे फेंक के कहीं डिस्पोज की गई हैं। हमें ये कैसे मालूम? हमारी रिपोर्टर जितेंद्र तूर वहाँ पे गई है, क्योंकि आजकल कश्मीर में कश्मीरियों को रिपोर्ट करना एकदम इम्पॉसिबल है। कश्मीरियों पे जो प्रेशर है वो बाकी इंडिया सोच भी नहीं सकती है। डिग्री ऑफ इंडिविजुअल हैरेसमेंट कश्मीरी मीडिया की, कश्मीरी इंडिविजुअल्स की इतनी ज़्यादा है। तो पंजाब से हमारी वेरी गुड रिपोर्टर जितेंद्र तूर वहाँ तक ट्रैवल की हैं, उस एरिया में जाके हर एक लोगों से मिली हैं। एक ऐसे आदमी से भी मिली हैं जिसको मरा सोच के लाशों के साथ डाल दिया गया था। बाद में वो आके कहानी बताता है क्या हुआ है। गाँव में लोगों को ये पता चला है। स्टोरी हमने छाप दी, मैगजीन में भी छपी है, हमारे डिजिटल वेबसाइट पे भी छपी है। हमें नोटिस आ गया कि भाई ये आपको डिजिटल वेबसाइट से हटानी पड़ेगी। हमने पूछा, चैलेंज किया, तो एक हियरिंग अलाउड है। हियरिंग किसके सामने होती है? जूम पे होती है, जहाँ पे 5 जॉइंट सेक्रेटरीज 6 बैठे हुए हैं
और सुनने को ज़्यादा कुछ तैयार नहीं है, बस आपको इतना बोल देते हैं ये तो नेशनल इंटरेस्ट। भाई इंडियन आर्मी इंडियन सिटीजन्स को टॉर्चर कर रही है, उनको मार रही है, उसकी हमारे पास एविडेंस है, हमने एविडेंस के साथ सब कुछ। इसमें हम नेशनल डिस्टर्बेंस हम क्रिएट कर रहे हैं या इंडियन आर्मी कर रही है टॉर्चर करके? आप तो पूरा एक मखौल डिस्प्लेसमेंट कर दिया है, सच्चाई का क्या है। तो हमारे वो हियरिंग के बाद वो माने नहीं, नोटिस आ गया कि अगर आप स्टोरी नहीं हटाएंगे तो हम आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट बंद कर देंगे। तो हमें स्टोरी हटानी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट में हमने उसका चैलेंज अभी तक माउंट किया हुआ, पर मैगजीन से वो स्टोरी अभी तक नहीं हटी है, क्योंकि प्रिंट के लॉज ऐसे हैं जिसके अंदर अंटिल स्टोरी में कोई वीकनेस है या दिक्कत है आप उसको हटवा नहीं सकते। हाँ। डिजिटल में जानते हुए कि ये प्रिंट के लॉज थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने ऐसे लॉज क्रिएट कर दिए हैं कि आप एक ये वेग टर्म यूज़ कर सकते हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट के बाहर है या ये, और उसके बेसिस पे आप किसी भी चीज़ को हटा सकते हैं। और ये बार बार किया जा रहा है। ये फॉलोअप स्टोरी, इसकी जब हम फॉलोअप करते हैं, कहते हैं कि ये टॉर्चर के ऑर्डर्स जो आ रहे थे डायरेक्टली 2 जनरल्स वैली में, जो हमारे सीनियर मोस्ट जनरल थे, वो उस कमरे में बाजू में बैठ के डायरेक्टली इस टॉर्चर के टाइम इंटरेक्ट कर रहे थे जो लोग टॉर्चर कर रहे हैं। उनमें से एक आदमी आज हमारा हेड ऑफ द इंडियन मिलिट्री एकेडमी हमारे नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आर्मी ऑफिसर्स को सिखा रहा है क्या हो रहा है। ये चीज़ों को भी लेके हम ऐसे देश बन गए हैं कि हमें थोड़ी भी आपत्ति नहीं है। ये उस जगह की बात कर रहे हैं जहां पे अमित शाह और मोदी कह रहे हैं नॉर्मलसी वापस आ गई है, और कश्मीरी तो खुश हैं, इतने खुश हैं कि आपको उन्हें पकड़ पकड़ के टॉर्चर करके मारना पड़ता है, और जो आदमी इस टॉर्चर में इन्वॉल्व है उन्हें मिलिट्री एकेडमी के आप हेड अपॉइंट कर रहे हैं। नहीं मतलब ये तो क्लियर है, ये सुनने के लिए रेडी नहीं है इस मामले पे ना। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एक चीज़ होती है, पर बाकियों की आवाज़ इतनी जोर से आ रही है कि कुछ सुन ही नहीं पा रहा है कोई और। जब उन्होंने जीप पे किसी बंदे को बांधा था फॉर मुझे याद है, मैं देख के इट वाज लाइक यू आर डीह्यूमनाइजिंग अ पर्सन, ऐसे किसी को बांध के। और जब हम लोग उसको लेके कुछ बोलने लगे तो मतलब वो, एंड उसके बाद से ये स्टोरीज भी नहीं दिखने लगी, ना ही बातचीत होगी इस बात पे, कुछ नहीं होगा, मतलब कोई टाइप ऑफ। और आई डोंट थिंक ये इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ आ रहा है, ये तो ये अब हम जो लोग जो नए नए नेशनलिस्ट बने हैं, आर्मी स्टोरीज रोक नहीं रही है। अब मैं डायरेक्टली तो नहीं कह सकता, क्योंकि कई कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं आर्मी में जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। इंफॉर्मेशन अपने आप तो हमारे तक नहीं पहुंचती है ना। Exactly. तो ये सब चीज़ें सबके सामने हो रही हैं। इंस्टीट्यूशन के अंदर से लोगों को परेशानी है, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं है कि इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है। पर आप जो कह रहे हैं ये जो नई नेशनलिज्म की एक जो भीड़ पैदा हो गई है, वो अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए माइल्डली इसको कैसे कह सकते हैं, पागल कुत्तों की तरह पीछे पड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सच्चाई बदल जाएगी क्योंकि आप ट्विटर पे इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं। और इसमें आपने ह्यूमैनिटी हर तरह से इरेज कर दी है। आपने कश्मीर के बारे बात करके कश्मीरियों के बारे आपने बात करनी बंद कर दी है। कश्मीरी ह्यूमन नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और ये जो भीड़ है, इसका इम्प्रेशन इतनी जल्दी बदला जा सकता है। आपको मैं एक इंस्टेंस, क्योंकि उस रिपोर्टिंग के टाइम भी हमारे ऊपर सेडिशन केसेस हुए थे जब फार्म मूवमेंट हो रही थी। पर फार्म मूवमेंट में शुरू में आप देखेंगे कि जब फार्मर्स आके दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में जब उन्होंने, तो काफ़ी हद तक एक मिडिल क्लास सपोर्ट था कि ये तो हमारा खाना उगाते हैं, कि उसको बदला गया है खास तौर से उस दिन जब वो रेड फोर्ट का इंसिडेंट हुआ है। जब रेड फोर्ट पे क्लैश हुआ है और मेन स्ट्रीम टीवी ने रिपोर्ट कर दिया कि झंडा खालिस्तान का है। झंडा जो था वो, जिसको हम वो निशान साहब कहते हैं, वो हर गुरुद्वारे में है, वो सिखिज़म का एम्बलम है, वो खालिस्तान का एम्बलम नहीं है एक तरह से। उसी दिन मेरा दोस्त एक दिल्ली का पार्क है सुंदर नर्सरी में घूम रहे थे, कहते कि कुछ 5-7 बच्चे 8-10 साल के खेल रहे थे, उनमें से एक सरदार था, और खेलते खेलते सडनली वो सरदार भागने लगता है और उसके पीछे 6 लड़के भागते हैं, खालिस्तानी खालिस्तानी खालिस्तानी।
इट टेक्स वन डे, वन इंसिडेंट और एक मेन स्ट्रीम का मल्टीप्लिकेशन कि सडनली आपका एक लॉयल सिटीजन खालिस्तानी बन जाता है क्योंकि आपने डिसाइड किया है। वो तो आप सिखों के साथ कर रहे हैं, जिनको आप कहते हैं वो तो हमारे हैं, हमारे 100 डाम हैं, हमारे ये हैं वो हैं। मुसलमानों को लेके आपने ये जो इस भीड़ ने जो पूरी इंप्रेशन क्रिएट की है, उससे ज़्यादा फिर कश्मीरियों का केस कहीं और जाता है, वो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाता है। तो ये भी एक परिस्थिति है जिसमें हम बार बार ये जो जुटाई हुई भीड़ है, कुछ हद तक वॉलंटरी है, कुछ हद तक इनवॉलंटरी है, ये भीड़ सिर्फ इंडिविजुअली नहीं एग्जिस्ट करती। बीजेपी के अपने सेल्स हैं लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे छोटे हैं, जो व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स करते हैं, जो ये भीड़ उठाती है और उनको प्रोपोगेट करती है। तो इसको नेटवर्क को हम सरकार या बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन से एकदम सेपरेट नहीं कर सकते। कहीं हद तक वो ओवरलैप करता है। आपके ये जो लिंचिंग के, काओ प्रोटेक्शन के नाम पे ये जो जिनको दिक्कत है सडनली, क्या कहते हैं, गौ माता का इनको जिनको इतना प्रेम आ गया है, भाई वो लोकल लेवल पे अपना इन्फ्लुएंस कर करके गाय के नाम पे संस्थाएं चालू करके वो बाकी चीज़ों में भी पुलिस पे हावी होने की कोशिश करते हैं। वो क्लियरली इन एसोसिएशन के थ्रू ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो बीजेपी के बहुत करीब हैं, हम तो सरकार जो चाहती है वो कर रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल पावरफुल विजिलेंट ग्रुप्स ऐसे कलेक्ट हो गए हैं हर जगह देश में, ये सब करते हुए बेसिकली। और ये सब हुआ है यही सोशल मीडिया के डिस्कोर्स और ये मीडिया को काउंटर करने के या जर्नलिज्म को काउंटर करने के लिए बेसिकली हुआ है। मतलब काफ़ी वीडियोस में दिख रहा है कि उसके पास आर्म्ड राइफल है, वो टायर पे मार रहा है ट्रक के, एक्सीडेंट हो सकता है, लोग मर सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस सीम्स ओके। हमारे भी हैं, देखिए अब ये वही मैं कह रहा हूँ, एक कैमरा का पावर है जो हम कहते हैं, एक इमिटेशन ऑफ द, एक रिफ्लेक्शन ऑफ द रॉन्ग साइड ऑफ, जो हम कहते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना है। कि कौन सोच सकता था कि हम 5 या 10 साल में उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि अपने आप को किसी आदमी को मारते हुए वीडियो बना के पोस्ट करना एक बड़ी चीज़ मानी जाती है। और ये लिंचिंग्स के केस में हुआ है, जो लोग इन्वॉल्व हैं लिंचिंग में वो सामने हैं। और मैं एब्स्ट्रैक्ट में नहीं बात कर रहा हूँ, मैंने तो दिल्ली में रात को लौटते लौटते रोड की दूसरी तरफ लिटरली एक लिंचिंग ऑल बट स्टॉप्ड, क्योंकि हम 2-3 लोग थे उसमें इंटरवीन करके बीच में खड़े हुए हैं, क्योंकि एक भैंसों का ट्रक लेके आ रहा था, वहाँ पे कुछ लोग अपना यही आजकल इन्होंने भगवा का रंग भी ऐसा बना दिया है, वहाँ पे पहुँच गए थे। और पुलिस खड़ी होकर देखती है ये चीज़ें जब हो रही हैं, क्योंकि पुलिस जानते हैं आजकल सरकार क्या चाहती है उनसे। बट इन द लास्ट 5 साल चीज़ें और डिफ़िकल्ट हुई है, पर कौन सी ये स्टोरीज़ है जो आप करते हैं एंड देन यू फील लिटिल फुलफिल्ड एंड कि हाँ हम चलो ये तो कर पा रहे हैं, अगर वो स्टोरीज़ की हम बात करें तो? देखिए अभी जैसे मैंने जिक्र किया, क्या कहते हैं, हमने आरएसएस की स्टोरी की थी अभी साल के बिगनिंग में हमने स्टोरी की थी ऑन दी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हाँ, कि भाई ये इंस्टीट्यूशन जिसका काम था हमारी हिस्ट्री को बढ़ाना या हिस्ट्री को स्टडी करना, उसकी क्या नौबत आ गई है। ये जो इंस्टीट्यूशंस की हमने पहले बात की है कि इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस कहाँ से आती हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैसे तोड़ा जाता है, कि अब जैसे ज्ञानवापी में जो कुछ हो रहा है सर्वे, या संभल में इन्होंने मॉस का सर्वे कर, तो वहाँ पे फोकस होता है कि किसको वो सर्वे दिया जाता है, और जिसको सर्वे दिया जाता है उसको भी पता है कि सरकार उस सर्वे से क्या चाहती है। उसमें हिस्टोरियंस का दायरा कहाँ तक इवन पॉसिबल है, आर्कियोलॉजिस्ट का दायरा, वो सबको मालूम है। ESI के अंदर वहाँ से जो रिपोर्ट्स निकल रही हैं वो एक मजाक का ज़रिया है। वो जानते हैं कि इन रिपोर्ट्स का पर्पस आर्कियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, इसका सरकार से जुड़ा हुआ है। और लोग हमसे रिकॉर्ड पे, हम मतलब कि हमसे रिकॉर्ड पे अपना नाम ऑब्वियसली बाहर नहीं आना चाहते, पर ASI के अंदर भी लोगों को फिक्र है। अब वहाँ पे गुजरात में वडनगर, जहाँ पे मोदी का अपना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे से एक्सकवेशंस हुई हैं। वहाँ पे क्योंकि मोदी का कहना है कि ये जगह का एक प्राचीन इतिहास है,
तो एसआई ने बहुत कोशिश कर दी है ये दिखाने की कि ये बहुत ही एक प्राचीन इलाका है। उसका जो डिस्क्रिप्शन है आप उस आर्टिकल में पढ़िए, एकदम हास्यमय है कि आर्कियोलॉजी को आप किस हद तक पॉलिटिसाइज करते हैं, किस हद तक उसे अपने सिर पे खड़ा करते हैं। और ये एक कड़ी है जो इतिहास की मैनिपुलेशन है। हमने जेएनयू से लेके हमारी जो एंशिएंट डीएनए की टेस्टिंग है, राखी गढ़ी और हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेके हमने उसको भी कवर किया है कि जो नतीजे आ रहे हैं वो बार बार सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया की इंडिजिनस पॉपुलेशन थी, एक बाहर से स्टेप्स से कुछ लोग आए हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ा है। वही डीएनए रिजल्ट्स जो कि बाहर पब्लिश कर रहे हैं और हमारे साइंटिस्ट जानते हैं उनके क्या नतीजे हैं। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनको दूसरी तरह से स्पिन करते हैं, तो लोगों में इम्प्रेशन ये जाता है कि वो जो रिजल्ट्स हैं वो जो कह रहे हैं उसके वो विपरीत उसका इम्प्रेशन दिया जाता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एएसआई की हो गई, आपकी डीएनए स्टडीज़ की हो गई, फोरेंसिक स्टडीज़। सो फ्रॉम सोशल साइंसेज या हिस्ट्री से लेके प्योर साइंसेस को, हर चीज़ को किस तरह से मैनिपुलेट करके उसको अपने सिर पे खड़ा किया जा रहा है, वो अगेन ये मीडिया के प्रचार से ही हो रहा है। क्या कहते हैं, यहाँ पे अभी एक हिस्टोरिक साइट है सनौली जो कि बागपत के पास में है, जहाँ पे कुछ चैरियट्स वगैरह निकले हैं, जिसको बहुत अहम तौर पे उसको दिखाया जा रहा है कि ये एक बीजेपी या आरएसएस की जो हिस्ट्री है उसको सपोर्ट करती है। वो हिस्ट्री की सच्चाई अभी तक कहीं भी नहीं आई है, उस पर कई सवाल खड़े हुए हैं। पर ऑलरेडी दायरा कहाँ तक है कि नेशनल ज्योग्राफिक में भी प्रोग्राम आ गए हैं। मैं भूल रहा हूँ, अपने बॉलीवुड के प्रोमिनेंट स्टार हैं जिन्होंने उस पे सनौली में अपना वॉइस ओवर दिया है, अपना प्रेजेंस दिया है, जो कि कहानी ऐसी दिखा रहे हैं कि ये एकदम इस्टेब्लिश्ड हिस्टोरिक फैक्ट है। हमने अमर चित्रकथा को जब सच्चाई मान ली है तो हम आजकल सच्चाई को अमर चित्रकथा जैसे दिखाने लगे हैं। वही हो रहा है, नेशनल ज्योग्राफिक में हो रहा है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में हो रहा है। तो मेरे को लगता है, जैसे मैंने बताया कि हम एक बिल्डिंग की स्टडी से, ये एक इंस्टीट्यूशन की स्टडी से, ये जो आज देश की हालात है वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि मेरी ओपिनियन की इंपॉर्टेंस नहीं है, ये आप खुद पढ़िए। अगर हम कहीं पे कुछ गलत कह रहे हैं, हम कड़ी जोड़ रहे हैं कि यहाँ से ये हुआ है, आरएसएस ऐसे काम करती है, एएसआई ये काम कर रही है, यहाँ पे ये हुआ है, ये रिपोर्ट को ऐसे मैनिपुलेट किया गया है, यहाँ से फंडिंग इस तरह से कलेक्ट की गई है, उसमें मेरी ओपिनियन, चाहे मैं सरकार को पसंद करूं ना करूं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप उसको या तो गलत साबित कर दें या मान लें कि एक बहुत ही गलत काम हो रहा है इस देश में और बड़े व्यापक तौर से, बहुत बड़े तौर पे ये बार बार हो रहा है। और कुछ हद तक मैं अलग कोई भी अपनी स्टोरीज हम लोग उसे उठा के देखें, कहानी मुड़ के यहीं पे आती है कि पूरा एक नेशनल लेवल प्रोजेक्ट है जो कि एक सोशल मैनिपुलेशन, एक एंटी माइनॉरिटी, एक घृणा का एटमॉस्फेयर करके अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना है। उसमें हर इंस्टीट्यूशन को कैसे जोड़ के उसका फ़ायदा उठाना है, उसके साथ क्या क्या करना है, ये सब सामने आता है। वहाँ बेसिकली अपने लोग भी तो डालना है, पहले चालू वहाँ से ही होता है। एकदम हर जगह ये दिखता है कि आप अपने लोग किसको सेलेक्ट करते हैं, किसको अपॉइंट करते हैं। आपको जेएनयू डिस्ट्रॉय करना है या दिल्ली यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय करनी है, और वो प्रोसेस हर यूनिवर्सिटी में, हर जगह, तो आप किन को सेलेक्ट करके डाल रहे हैं। और उसकी दिक्कत दो है। ये आई थिंक अरुण शौरी ने जब अपनी किताब, जब ये मोदी की सरकार आई थी 2014 के बाद, उसकी एक एक्सर्प्ट हमने छापी थी। लेफ्ट हिस्टोरियंस का उन्होंने एक टाइम पे बहुत क्रिटिसिज्म किया था। हमें याद रखना चाहिए अरुण शौरी एक टाइम बहुत ही सिंपैथेटिक थे, अब शायद कैबिनेट पोस्ट उनको नहीं मिला तो उनके व्यूज, पर उन्होंने एक चीज़ लिखी थी कि लेफ्ट हिस्टोरियन से वो जितना भी डिसएग्री करे, कि लेफ्ट के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ा था, उनकी ट्रेनिंग सही थी, उन्होंने काम भी किया है, उनकी इंटरप्रिटेशन से हम डिसएग्री कर सकते हैं। कहते अब उनको हम बदल रहे हैं उन राइट विंग के लोगों से जिन्होंने ना तो पढ़ाई की है, जिनकी ना तो ट्रेनिंग है, जिनकी ना समझ है, और वो अपनी इंटरप्रिटेशन देना चाहते हैं। उस इंटरप्रिटेशन से बहस ही क्या कर सकते हैं जिसकी बुनियाद ही नहीं है। तो अब ये यूनिवर्सिटीज़ में लोग भर रहे हैं, ये हम डॉक्यूमेंट करते हैं, इनके पास
ये इस आइडियोलॉजी का खोखलापन है कि 10 साल के बाद भी, जबकि इनके साथ एसोसिएट करने का इतना फ़ायदा है, हाँ, आप इनके नाम पे थोड़ी सी अंग्रेजी बोल लीजिए तो कोई बड़ा पद कहीं पे मिल जाएगा, कि इनके पास 2 क्वालिफाइड एकेडमिक्स नहीं मिलते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि इनका काम दुनिया में कहीं पे भी एडमायर किया जाता है। एक फेलियर इनका इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल फेलियर है, इनके पास ढंग के पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं जिनको यूनिवर्सिटीज पर अपॉइंट तो कर रहे हैं, और इसका नतीजा अगले 8, 10, 15, 20 साल में क्या होएगा मालूम है, क्योंकि अगली जनरेशन को इन्हीं लोगों से पढ़ना है या सीखना है। क्लासरूम नहीं संभाल पा रहे, 15 मिनट 20 मिनट में बस हो गया क्योंकि आपने कभी खुद तो कुछ सीखा नहीं है, आप सिखाओगे क्या किसी को? तो स्टोरीज जब हम ये चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, हमारी एक सोच है कि देखिए आज हम इम्पैक्ट ना कर पाए। लोग पूछते हैं कि आपका ये जर्नलिज्म का क्या फ़ायदा है कि अगर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता। मैंने कहा देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो इम्पैक्ट कभी हो जाए ना हो जाए हमारे हाथ में नहीं है, पर एक सच्चाई दर्शाने का ये भी बात है कि इस जनरेशन में सरकार जो भी काम कर रही है ये रिकॉर्ड्स नहीं रखते हैं। डिसीजन मेकिंग इस सरकार में ऊपर से फाइल पे नोटेशन भी नहीं होती है, वर्बल ऑर्डर के बेसिस पे होती है, डिप्लोमेसी व्हाट्सएप पे कंडक्ट होती है। अब 20 या 30 साल के बाद इस पीरियड की अगर कोई हिस्ट्री लिखना शुरू करे तो कोई आर्काइव नहीं अवेलेबल होंगे। हम तो इतना कह रहे हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं कि 20 साल के बाद ये कोई मुड़ के ना कहे कि ये चीज़ें हुई नहीं थी। ये डॉक्यूमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, इस टाइम की सच्चाई, इस टाइम की गलतियाँ, इस टाइम में जो भी गलत काम किया जा रहा है, और हम वो अपने ओपिनियन से नहीं डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। जाके हमारे रिपोर्टर्स जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो एक कलेक्टिव टेस्टिमनी है इन सालों की जो बन रही है, और इस टेस्टिमनी को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अब 5 या 10 साल के बाद भी इस देश के बारे लिखेंगे तो उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एकदम बुनियादी तौर पे वेरीफाइड चीज़ें हम डाल रहे हैं। कश्मीर में क्या हुआ है, बाकी देश में क्या हुआ है, एएसआई के साथ क्या हुआ है, इलेक्शन कमीशन के साथ क्या हुआ है, अडानी के साथ क्या हुआ है, अंबानी के साथ क्या हुआ है, ये सब चीज़ों का एक रिकॉर्ड इस्टेब्लिश हो रहा है जो वहाँ का वहाँ रहेगा, और जिसको इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। एक लास्ट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के रोल पे बहुत चीज़ें डिस्कस होती है, काफ़ी लोगों के काफ़ी ओपिनियंस है इस पे। जैसे ये इलेक्शन जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन में कुछ रिजल्ट्स थोड़े बीजेपी के फेवर से थोड़ा कम हो गया, तो काफ़ी लोगों ने बोला ईवीएम एज अ क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। फिर उसके बाद अब लग रहा है महाराष्ट्र जो स्टेट इलेक्शन में क्या हुआ, अब जो ये बिहार में क्या कर रहा है, आपका क्या रीडिंग और क्या फैक्ट्स जो आपके सामने रखे गए हैं, आपका क्या रीडिंग है? इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होना चाहिए और कैसा है अब? देखिए, और इसमें 2-4 चीज़ें हैं और उनको मैं सेपरेट करके अगर बात करूं, एक तो ईवीएम्स का जहाँ रोल आया है, हमने खुद काफ़ी हद तक इस पे टाइम लगाया है कि क्या ईवीएम थ्योरी में मैनिपुलेबल हैं, और दूसरा सवाल है कि क्या प्रैक्टिस में कहीं पे मैनिपुलेट हुई हैं। मेरे को कहीं पे एविडेंस नहीं मिली है कि प्रैक्टिस में कहीं पे मैनिपुलेट हुई हैं। इन थ्योरी मेरी अपनी साइंस की ट्रेनिंग है, बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग, हो सकता है, डेफिनेटली पॉसिबल। वो मैनिपुलेशन बैलेट बॉक्स के साथ भी पॉसिबल है, इन थ्योरी मैनिपुलेशन किसी भी चीज़ के साथ। अब जहाँ तक 2024 के इलेक्शन की बात है, आप अगर इस इलेक्शन का पैटर्न देखिए तो बीजेपी की हार अगर हुई है, यूनिफॉर्म हार नहीं हुई है, किसी स्टेट्स में ज़्यादा इम्पैक्ट था। आप देखिए कि यूपी में सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। अब यूपी में डैमेज क्यों हुआ है, हमें वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ज़्यादातर सिर्फ इलेक्शन कमीशन या ईवीएम पे फोकस करते रहें तो हम ये नहीं समझ सकते कि अगर ऑपोजिशन कुछ चीज़ें करती है तो उसका भी फ़ायदा होता है। समाजवादी पार्टी ने वही काम किया है जो आरएसएस और बीजेपी बहुत देर से कर रहे थे। उन्होंने बहुत बड़े तौर पे अपना रिप्रेजेंटेटिव बेस बढ़ाया है। यादवों को छोड़ के ईबीसीज में से, राजभर्स में से,
सब में से रिप्रेजेंटेशन दी है, टिकट्स दिए हैं, एक वाइड स्प्रेड बेसिस पे एक इलेक्शन लड़ा है और जिसका नतीजों में असर दिख रहा है। ये कम्युनिटीज़ का सपोर्ट जो कि आरएसएस ने बहुत देर काम करके कल्टिवेट किया था वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। ये जो सपोर्ट है इसके बारे कांग्रेस सिर्फ शोर करती है, कभी भी अपना उनका दायरा ये नहीं बन पाया है। अगर सिर्फ ये मैनिपुलेशन की बात होती तो यूपी के रिजल्ट्स एमपी और राजस्थान के रिजल्ट से इतने अलग क्यों हैं? इसका मतलब आपको वहाँ के लोकल फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ हमें समाजवादी पार्टी के सक्सेस से सीखने की जगह अगर हम ईवीएम की फिक्र करते रहेंगे तो हम कभी भी ये इलेक्शन ना लड़ सकते। उसके बाद हरियाणा में क्या हुआ है आपने देखा है कि समाजवादी पार्टी ने अपना सोशल बेस बढ़ा के इलेक्शन लड़ा है। आप हरियाणा में जाके एज कांग्रेस पार्टी में क्या करते? आप एक कम्युनिटी जाटों को लेके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। बीजेपी क्या करती है? सोशल बेस बढ़ा के एंटी जाट कंसोलिडेशन क्रिएट करती है और आप वो इलेक्शन हार जाते हैं। तो इसका मतलब आपने यूपी से तो कुछ सीखा ही नहीं है। आप कास्ट सेंसस की बात करते रहते हैं, ऑन द ग्राउंड कास्ट एज अ मीन्स ऑफ पॉलिटिक्स क्या है क्या नहीं है वो सब हार जाते हैं। तो मेरा ये कहना है, मैं पूरे इलेक्शन एनालिसिस में जा रहा हूँ कि बीजेपी को हराने के तरीके हैं और बीजेपी को लड़ने के तरीके हैं। आपको भी अपना सोशल बेस बढ़ाना पड़ेगा, आपको भी लोगों में वो काम करना पड़ेगा जो आरएसएस करती है। आरएसएस को मैं जितनी भी नेगेटिवली पोर्ट्रे करूं, मैं इस बात को तो नहीं डिनाई कर सकता है कि वो रोज़ काम करती है, 24 घंटे काम करती है, 365 दिन काम करती है, ऐसी जगहों पे काम करती है जहां पे कोई और जाके काम नहीं कर रहा है। अब ये सब देखते इलेक्शन कमीशन यहाँ पे कैसे आती है? इलेक्शन कमीशन का काम है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए इलेक्शन, और वो काम इलेक्शन कमीशन नहीं कर रही है। तारीख से ले लीजिए, इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शंस की तारीख सेट करती है वो ऐसी तारीखें आप होती हैं जिसमें वो बीजेपी को ही फायदा होता है। आपको हरियाणा और महाराष्ट्र इलेक्शन साथ में करने थे, आपने कश्मीर की एक्सक्यूज़ ले ली है, आपने एक्सक्यूज़ ले ली है कि आप सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। अरे एक टाइम पे आप बात कर रहे हैं कि हम सारे इलेक्शन साथ करेंगे, आप 2 स्टेट के इलेक्शन साथ नहीं कंडक्ट कर सकते हैं। तो आपने हरियाणा और महाराष्ट्र को एक दूसरे से डीलिंग कर दिया। महाराष्ट्र के इलेक्शन 4 महीने अगर पहले होता उसका क्या नतीजा होता ना मुझे मालूम है, बट वो 4 या 5 महीने वाइटल थे। जो भी काम बीजेपी ने ग्राउंड पे किया है ये भी इलेक्शन कमीशन की एक देन थी। और एक पार्टी को ऑलमोस्ट हमें लगता है कि पता होता है कि इलेक्शन की डेट्स कब हैं, कैंपेन कब तक चल सकती है, क्या अनाउंसमेंट कब तक कर सकते हैं, कितना खर्चा कब तक कर सकते हैं। तो ईवीएम होए ना होए इन चीज़ों का ग्राउंड पे इतना ज़्यादा फायदा होता है कि इट इज़ नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। आपको ये इज्यूम इलेक्शन जो भी इलेक्शन लड़ा जा रहा है ये बात मान के चलनी चाहिए कि 20, 30, 40% का फ़ायदा तो बीजेपी को शुरू में ही हो गया है इलेक्शन लड़ने के पहले ही, और उसके बाद उनके पास जो पैसा है। तो इसमें मेरे को लगता नहीं है कि हो सकता है कि ईवीएम की गड़बड़ हो, पर एज अ जर्नलिस्ट मेरा ये कहना है कि अगर मेरे पास एविडेंस नहीं है तो मैं जाके पब्लिक में ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमें ईवीएम के झंझट में पढ़ के हम अपने आप को दिलासा दिला रहे हैं। दिलासा क्या दिला रहे हैं कि एक्चुअली ये सरकार अनपॉपुलर है, मैनिपुलेट करके जीत रही है। मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये तो है मैनिपुलेशन, मैंने आपको दिखा दी है क्या क्या मैनिपुलेशन। पर ये मानना कि ये सरकार अनपॉपुलर है, मोदी के पास डेमोक्रेटिक मैंडेट नहीं है, ये गलत है। अनफॉर्चुनेटली ये जो घृणा है, ये जो एंटी माइनॉरिटी हेट्रेड है, जो मुसलमानों के अगेंस्ट अटैक है, इस सब की इस देश में पॉपुलर अपील है, हमें उससे भागना नहीं चाहिए। इस पॉपुलर अपील को हमें कम्बैट करना ज़रूरी है। अगर हम प्रिटेंड करते रहे इसकी कोई अपील नहीं है, ये तो सिर्फ दिखावा है, तो हम आसपास की सच्चाई नहीं देख रहे हैं। मेरे को लगता है ट्रू, या इनको चैलेंज करना चाहिए। कैसे चैलेंज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पे बात करनी ज़्यादा ज़रूरी है rather than EVMs. And thank you so much for joining me and हमें बताने के लिए कि how much do institutions matter. Thank you. Thanks for watching. Stay tuned with us and hit the like, share and subscribe buttons.